हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का मैं डिस्कशन करूंगा चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट का, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके स्कूल में डिस्कस नहीं होते और जब एग्जामिनेशन में आते हैं तो कई बच्चों के तोते उड़ जाते हैं। तो आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सके इसलिए जो सर जुड़े हुए हैं आपके लिए, आप भी अपने कैरियर को बनाने के लिए जुड़े रहिए। शुरू करते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग करंट की बात। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जैसा आप देख पा रहे हैं, और उससे पहले थोड़ी सी जानकारी बेटा, जैसा आपको पता है मैंने आपके लिए काफी डिटेल चीजें बनाई है, जैसे वन शॉट, PYQ, MCQs, डेरिवेशंस, 30 मिनट वीडियो, और सबको एक ही जगह इकट्ठा कर दिया जिसका नाम दिया ऑल वीडियो लाइब्रेरी। यहाँ पे चैप्टर के नाम के सामने ये देखिए लिंक लगा दिया है, प्ले बटन को आप क्लिक करेंगे तो ये वीडियो ओपन हो जाएंगे। एग्जाम टाइम में ये बहुत ही बढ़िया है क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूं, जो बच्चे ऐसा चाहते हैं इसको यूज करना, क्लिक करके जाइए, अपना मनचाहा वीडियो देखिए और समय बचाइए। और ये लेटेस्ट अपडेटेड मिलने वाली जो भी नई सीरीज आती है मैं इसमें डाल देता हूं। अच्छा, इसके बाद कई बच्चों को ये रहता है कि ये जो आप पढ़ा रहे हैं इसका प्रेजेंटेशन उनको मिल जाए, तो आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और यहां पर मैं जो आज डिस्कशन करूंगा इसका PDF अपलोड कर दूंगा। अगली बड़ी महत्वपूर्ण बात, आपकी प्रिपरेशन में और CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में अब दिन ज्यादा बचे नहीं है। अगर आप कोशिश भी करेंगे तो सारे सिलेबस को कवर नहीं कर पाएंगे, पढ़ पाना लगभग इंपॉसिबल हो गया है। तो बेहतर है वो चीजें पढ़ी जाएं, वो सवाल लगाए जाएं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। उसी को देखते हुए हम लोगों ने क्या किया है, पर चैप्टर 30 से 35 क्वेश्चंस निकाल दिए हैं जो कि फुली सॉल्व्ड हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो अगर इन क्वेश्चंस को आप लगा लेंगे तो आप निश्चिंत हो जाएंगे कि जिनके आने के चांसेस ज्यादा है वो मैंने सॉल्व कर लिए हैं। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर MCQ असर्शन रीजनिंग केस स्टडी भी डाल दी है, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो जो बच्चे लेना चाहते हैं क्लास 12 फिजिक्स का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, 12th मैथ्स की या बायोलॉजी की या केमिस्ट्री की, वो ले सकते हैं। श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस अगर आप सिंगल लेते हैं तो 399 के साथ 10% ऑफ मिलेगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि मुझे चाहिए बंडलिंग, यानी 12th PCM एक साथ और 12th PCB एक साथ, तो उनके लिए इकोनॉमिकल पड़े, इसलिए श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस को हम लोगों ने 699 में 12th PCM और PCB आपके लिए लेके आ गए हैं। ये फुली सॉल्व्ड है, आपको सोल्यूशन के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, और ये काफी है, ये सफिशिएंट है। अगर आपने इसको लगा लिया तो कुछ और लगाने की जरूरत नहीं, इतने कम समय में ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। तो जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस लेना चाहते हैं, श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस लेने के लिए अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। वहां पर स्टोर सेक्शन में जाकर बाय नाउ का बटन दिख रहा होगा, क्लिक करके आप ले लीजिए। अगर बाय नाउ का बटन ना दिखे, आई एम इंटरेस्टेड का दिखे, तो क्लिक कीजिएगा, एक मैसेज आ जाएगा व्हाट्सएप और SMS से, वहां क्लिक करके पेमेंट करके ये आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। ये थोड़ा सा बदलाव इसलिए हो रहा है आई एम इंटरेस्टेड वाला कि गूगल की पॉलिसी में कुछ चेंज हुआ है। किसी वीडियो में इसकी डिटेल्ड इसके बारे में आपको जानकारी में दे दूंगा। चलिए पढ़ाई को स्टार्ट कर लेते हैं, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है। पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर ए साइकिल एंड वाई, यानी एक कंप्लीट साइकिल के अंदर अल्टरनेटिंग करंट की क्या एवरेज वैल्यू होती है। तो आप जानते हैं कि नहीं, कमेंट करके मुझे बताएं। एक एवरेज साइकिल के अंदर इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। E एवरेज की बात करें हम लोग तो भी वो 0 आएगा, और I एवरेज की बात करें तो भी 0 आएगा कंप्लीट वन साइकिल में, क्योंकि आधी वैल्यू यहां पर प्लस होती है और आधी वैल्यू माइनस होती है। साइनसॉइडल मूवमेंट्स होते हैं इसके, इस वजह से एक साइकिल में, कंप्लीट साइकिल में I एवरेज या E एवरेज 0 मिलने वाली है। अगली बातचीत देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। वाई ए DC वोल्ट मीटर एंड DC एमीटर कैन नॉट रीड अल्टरनेटिंग करंट। जो अल्टरनेटिंग करंट के लिए हम अगर DC वोल्ट मीटर या DC एमीटर लगाएंगे तो इसलिए रीडिंग नहीं रीड करता, क्योंकि अभी हमने देखा था कि एक कंप्लीट साइकिल के अंदर I एवरेज या E एवरेज 0 आएगा। तो जो DC एमीटर्स वगैरह, क्योंकि यहाँ पे तो भाई करंट का डायरेक्शन बदलता रहता है बहुत तेजी से, इसलिए ये इसको मेजर नहीं कर पाता। तो आपका जो DC एमीटर है या DC वोल्ट मीटर है वो AC के लिए काम नहीं आएगा। तो फिर आएगा कौन सा काम, ये अगला सवाल। ऑन विच इफेक्ट ऑफ करंट AC एमीटर्स आर बेस्ड, यानी जो AC एमीटर होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट एमीटर, किस इफेक्ट पर बेस्ड होते हैं। तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड होते हैं, क्योंकि जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है बेटा, ये भाई करंट इधर से इधर जाए या करंट इधर से इधर जाए, दोनों ही केसेस में हीटिंग इफेक्ट तो सेम ही रहने वाला है, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट में करंट के डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। तो जो अल्टरनेटिंग करंट के एमीटर्स हैं या वोल्टमीटर्स हैं, वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करते हैं। ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, कॉन्सेप्चुअल सवाल अगला शानदार। विच वैल्यू ऑफ करंट डू यू रीड विद AC एमीटर्स। जो AC एमीटर से आप नापते हैं
या मैं बोलूं कि आपके घरों में या मेरे घर में जो वोल्टेज की सप्लाई आती है वो कौन सी 220 वोल्ट आता है, क्या है? तो बेटा आप ध्यान रखिएगा, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू रहती है, आरएमएस वैल्यू रहती है। आप शॉर्ट फॉर्म में आरएमएस लिखते हैं। कोई भी एसी वोल्ट मीटर या एसी एमीटर जो रीडिंग रीड करेगा वो आरएमएस वैल्यू रीड करेगा। हमारे घरों में जो सप्लाई हो रही है 220 वोल्ट की, वो भी आरएमएस वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट। अगला सवाल ले लेते हैं, 220 वोल्ट एसी इज मोर डेंजरस देन 220 वोल्ट डीसी। 220 वोल्ट की जो एसी होती है वो 220 वोल्ट की डीसी से काफी डेंजरस होती है। इसका रीजन क्या है कि 220 वोल्ट की जो एसी है ये इसकी आरएमएस वैल्यू है। आप जानते हैं कि जो आरएमएस जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी आई नॉट अपॉन आई रूट 2। ये मैं ठीक से मैंने लिखा नहीं, इसको मैं इरेज करता हूं, नहीं आप सोचेंगे कि ये क्या लिख दिया सर ने, और मैं पेन लेता हूं दोबारा। अगर मैं आई आरएमएस वैल्यू की बात करूं तो आई आरएमएस वैल्यू रहती है आई नॉट अपॉन रूट 2। तो यहां पर अगर आई नॉट निकालने जाएंगे तो आप देख रहे हैं रूट 2 इंटू आई आरएमएस, रूट 2 फैक्टर से यानी 1.414 के फैक्टर से आपकी पीक वैल्यू बढ़ जाती है। आई नॉट लिखा हुआ है बेटा, ठीक है। इस वजह से काफी डेंजरस होती है। जैसे घरों में 220 वोल्ट आ रहा है, अब इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो आरएमएस वैल्यू है ना, ये कौन सी वैल्यू? आरएमएस। तो पीक वैल्यू कितनी हुई? रूट 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, ये 311 वोल्ट हो गया। यानी हमारे घरों में जो 220 वोल्ट की सप्लाई है वो पीक वैल्यू 311 की लेती है। इस वजह से काफी डेंजरस हो जाती है। और जो डीसी की वैल्यू होती है 220 वोल्ट डीसी, ये ना बढ़ती है ना घटती, तो 220 का मतलब 220 ही है। इसलिए वोल्टेज के फॉर्म में 220 वोल्ट डीसी इज एसी इज मोर डेंजरस देन 220 वोल्ट डीसी। ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। अगली चर्चा, व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर इन ए डीसी सर्किट। डीसी सर्किट में इसका रिएक्टेंस का मतलब एक्सेल की बात कर रहा हूं। ये कॉइल लगा रखी है, डीसी सर्किट में इसका एक्सेल की वैल्यू कितनी होगी? तो साहब इसकी वैल्यू होगी 0, क्योंकि एक्सेल की वैल्यू होती है ओमेगा एल और ये होता है 2 पाई एफ एल। और डीसी के लिए आप जानते हैं एफ की वैल्यू होती है 0। ये जैसे ही इसके अंदर पुट करेंगे ये 0 दे देगा। यानी अगर इसमें डीसी करंट जा रही है तो कोई भी रिएक्टेंस ये ऑफर नहीं करेगा, कोई भी अपोजिशन टू दी करंट आपको नहीं मिलेगा, स्मूथली डीसी यहां से निकल जाएगी। ये बात आप पकड़ पाए होंगे। अगली बात करते हैं कैपेसिटर का। लिख रहा है कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है, आखिर क्यों? इसलिए कि इसका जो रिएक्टेंस देखेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, यानी 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। अब डीसी के लिए हमारी एफ की वैल्यू हो गई 0, तो उस समय एक्सी कितना हो गया? इंफिनिटी। तो इसलिए डीसी को ये ब्लॉक कर देता है। यही बात यहां लिखी हुई है कि डीसी के लिए अपोजिशन टू द करंट क्या है? इंफिनिटी। यानी डीसी पास नहीं होगी, अल्टरनेटिंग करंट पास हो जाएंगी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी उतना आराम से पास होगा। तो ये डीसी की कहानी हो गई। अगली बात देखते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग, ये आपको कंफ्यूज कर सकती है। मैंने आपको समझाने के लिए पहले ही बना दिया है डायग्राम, जिसे आसानी से समझ सके। बोल रहा है कि एक कॉइल है, इसमें 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की सप्लाई लगाई है। वही कॉइल है, उसमें 220 वोल्ट और 100 हर्ट्ज की सप्लाई लगाई है। दोनों में आई की वैल्यू सेम रहेगी या डिफर होगी? और डिफर होगी तो किसमें ज्यादा किसमें कम होगी? बहुत ही सरल सवाल है, क्योंकि देखिए मैं आपको दिखाता हूं जो मैंने पहले लिख दिया जिससे आसानी से समझ सके। इसमें एक्सल यानी इसका जो अपोजिशन टू द करंट है वो होता है 2 पाई एफ एल। अगर आपने फ्रीक्वेंसी देखिए 50 हर्ट्ज 100 हर्ट्ज से कम है तो फ्रीक्वेंसी यहां कम है तो करंट ज्यादा हो जाएगी। बात समझ में आई? और इसमें जो एक्सेल की वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज की 50 हर्ट्ज से ज्यादा है, तो अगर एक्सेल ज्यादा है तो आई कम होगा। तो दोनों में करंट सेम नहीं होगी। जहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वहां करंट कम होगी, जहां फ्रीक्वेंसी कम है वहां करंट ज्यादा होगी। ये बात आप पकड़ पाए होंगे। ऐसी चीज आपसे पूछ ली जाती है, थोड़ा दिमाग में रहेंगी तो शानदार परफॉर्मेंस कर पाएंगे आप। अगली बात देखते हैं हम लोग। इसमें बोल रहा है एक अल्टरनेटिंग करंट है, इसमें आयरन रॉड इस कॉइल के अंदर घुसेड़ रहे हैं। ये सवाल बड़ा आ चुका है। इस बल्ब की ब्राइटनेस पर क्या फर्क पड़ेगा? ये बताइए कि भाई इस बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो बल्ब की ब्राइटनेस पे
ये धीरा जलने लगेगा, डिमर हो जाएगा। क्यों? जब आप आयरन रॉड इसके अंदर डालते हैं ना, तो इसकी जो आयरन रॉड की परमिबिलिटी काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इसका इंडक्टेंस एल बढ़ जाता है। एल बढ़ने का मतलब है एक्सएल बढ़ जाना, क्योंकि एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल। भाई एक्सएल क्या होता है? ओमेगा एल। तो एल अगर बढ़ गया आयरन रॉड डालने से, तो एक्सएल भी बढ़ गया। एक्सएल बढ़ने का मतलब है अपोजिशन टू द करंट बढ़ गया, करंट घट जाएगी। जब करंट घट जाएगी तो जो बल्ब महाशय हैं वो पहले से धीरे जलेंगे। धीरे जलने का मतलब लेस ब्राइट, लेस ब्राइटर कह सकते हैं। ये बात यहां लिखिए जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, हमेशा ध्यान रखिए। आयरन रॉड डाल रहे हैं तो बल्ब धीरे जलेगा, आयरन रॉड बाहर निकाल रहे हैं तो बल्ब तेज जलेगा। दोनों ही सवाल घुमा के पूछे जा सकते हैं। अगली बात, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसी सोर्स इज इन सीरीज एलसीआर सर्किट इज इंक्रीज, यानी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा रहे हैं सीरीज एलसीआर सर्किट में करंट पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये बहुत पूछा जाता है। और इसी का एक दूसरा भाई है, पूछते हैं कि उसकी जो इंपीडेंस है उस पर फर्क क्या पड़ता है। तो ये करंट का मामला है। तो देखिए जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते हैं सीरीज एलसीआर सर्किट में, शुरू में करंट बढ़ती जाती है, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर ये आई मैक्स होती है, इसी को बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो जहां पर एक्सएल बराबर एक्सी होता है और रेजोनेंट में मैक्सिमम, फिर अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो करंट घटता चला जाता है। ये क्या है? ये आई और एफ के बीच का ग्राफ है। और जब आप कभी आपसे पूछा जाए इंपीडेंस के बीच का ग्राफ, एफ और इंपीडेंस के बीच का, तो उसका इस तरह से पिक्चर आता है, यहां लोएस्ट और फिर इसी का उल्टा बन जाता है, समझ लीजिए मोटा मोटा। तो आप समझ पाए होंगे कि एसी सर्किट में, सीरीज एलसीआर सर्किट में अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो करंट धीरे धीरे बढ़ेगी, टॉप वैल्यू अचीव करेगी, फिर धीरे धीरे घटना शुरू कर देगी। ये बात आप पकड़ के रखें, बड़ी काम आएगी आपको। अगली इंटरेस्टिंग बात आपको दिखाते हैं। इन्होंने एक सर्किट मैंने बना दिया फोटो, जिसे बहुत ही सुंदर तरीके से आप समझ सके, कॉन्सेप्ट को आसानी से पकड़ सके। थोड़ी मेहनत आपके लिए मैंने की है। तो यहाँ पर बल्ब लगा है, कॉइल लगा है, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की सप्लाई लगा दी गई है। इन्होंने कहा भैया यहाँ पर अगर हम लोग एक कैपेसिटर को लगा दें, यहाँ देखिए कैपेसिटर नहीं है, एक कैपेसिटर को भी घुसेड़ दें तो यहाँ पर बल्ब की रोशनी पर क्या फर्क पड़ेगा? तो साहब बल्ब की रोशनी यानी ये ब्राइटर जलेगा। देखिए पहले ही बना दिया था मैंने 5, तो 1-2 और लगा दो। बल्ब तेज जलेगा। तेज क्यों जलेगा भैया? क्योंकि इसका जो इंपीडेंस है वो इंपीडेंस है आर स्क्वायर, इसका रेजिस्टेंस, और इसका एक्सएल जो कि ओमेगा एल होता है, वो हो गया। मतलब ये जो वैल्यू होती है आप जानते हैं, पूरा लिखेंगे तो काफी समय आपका लगेगा। एक्सएल का स्क्वायर, ये एल है, सी मत समझ लेना, एक्सएल का स्क्वायर। अब यहां पर आपने जैसे ही कैपेसिटेंस डाल दिया, ये एक्सएल माइनस एक्सी हो जाता है। ये देखिए एक्सएल है और ये एक्सी है, तो ये वैल्यू ज्यादा है। अब तो कुछ ना कुछ घट रहा है ना इसमें, भाई इसमें घट रहा है, तो ये वैल्यू कम हो गई। अगर ये वैल्यू कम हो गई तो ये Z कम हो गया, इसमें इंपीडेंस घट गया। इसका मतलब इंपीडेंस होता क्या है? अपोजिशन टू द करंट। तो अगर करंट का विरोध करने वाला आइटम घट गया है तो करंट ज्यादा फ्लो होगी, जिससे कि आपको बल्ब ज्यादा ब्राइटर जलेगा, तेज जलेगा। तो बल्ब ग्लोज मोर ब्राइटली। उम्मीद है बात समझ गए होंगे। अगर इसके अंदर एक कैपेसिटर डाल देंगे तो बल्ब की रोशनी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी उसके पीछे की फिजिक्स मैंने आपको समझा दी। पूछा जाए शांति से, प्यार से इसका आंसर कर दीजिएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर? जो पावर फैक्टर होता है, उम्मीद आपको याद होगा, वो cos फाई से आप दिखाते हैं। दिस इज पावर फैक्टर, आपके कोर्स में है। cos फाई या पावर फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। आप जानते हैं cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। तो पावर फैक्टर 1 होगी। ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में आपको पावर फैक्टर 1 मिल जाता है। बड़ी अच्छी बात। आगे की बातचीत हम लोग देखते हैं। अब आगे लिखा हुआ है यहाँ की एक प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग सोर्स लगा रखा है। पी एवरेज बताओ इसका कितना है? तो भैया पी एवरेज जानते हैं इसका 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि यहां पर जो आप पी एवरेज, ये फॉर्मूला जानते होंगे, पी एवरेज बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। ये एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है। मैं लिख जरूर रहा हूं, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि कम समय में आपको ज्यादा चीजें बताई जा सके। ये जनरल फॉर्मूला है। यहां पर जो फाई की वैल्यू एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट में π/2 का फेज डिफरेंस होता है करंट और वोल्टेज के बीच में। तो π/2 डालोगे या -π/2 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, देखिए, और ये वैल्यू 0 हो गई। यानी प्योर कैपेसिटिव सर्किट है या प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो पी एवरेज विल बी 0। ठीक है, बढ़िया। आगे की बात देखते हैं। व्हेन इज द करंट इन एसी सर्किट वॉटलेस?
कह रहा है वॉटलेस करंट कब होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, वॉटलेस करंट का मतलब है कि सर्किट में करंट तो फ्लो हो रही है लेकिन एक कंप्लीट साइकिल में पावर कंजम्पशन जीरो है, पी एवरेज। ये प्योर इंडक्टिव सर्किट या प्योर कैपेसिटिव सर्किट में आराम से देखने को मिल जाता है, क्योंकि अगर प्योर आपका एल सर्किट है उसमें भी पी एवरेज कितनी आती है, जीरो। और प्योर आपका सी सर्किट है तो उसमें भी पी एवरेज कितनी आएगी, जीरो। एक में प्लस पाई बाई टू, एक में माइनस पाई बाई टू का फेज डिफरेंस होता है करंट और वोल्टेज के बीच में। तो ये वॉटलेस करंट हो जाएगी, यानी करंट तो फ्लो हो रही होगी, ये एल है और ये सी है, करंट तो फ्लो हो रही है लेकिन एवरेज कंजम्पशन ओवर द कंप्लीट वन साइकिल इज जीरो। इसी को बोलते हैं वॉटलेस करंट। वॉट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, वॉटलेस का मतलब पावरलेस, तो ये पावरलेस वाला मामला बन गया। खैर अगली बात देख लेते हैं हम लोग, वाई कैन नॉट ट्रांसफॉर्मर बी यूज टू स्टेप अप डीसी वोल्टेज। जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं हमारी कॉलोनी में लगे हैं, आपकी कॉलोनी में लगे होंगे, हर कॉलोनी में एक लगाने पड़ते हैं जिससे कि आपको सप्लाई ठीक ठाक 220 वोल्ट की मिल सके। तो ये डीसी पर काम क्यों नहीं करते, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन पे काम। अब म्यूचुअल इंडक्शन होगा कब, यानी फ्लक्स में चेंज हो, तो फ्लक्स में चेंज तो अल्टरनेटिंग करंट में ही होगा ना, डीसी में काहे का फ्लक्स चेंज होता है। तो यहां पर डीसी सप्लाई डज नॉट प्रोड्यूस ए चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, कोई चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होता डीसी में, इसलिए ट्रांसफार्मर डीसी पर काम नहीं कर पाते, केवल अल्टरनेटिंग करंट पर ही काम कर पाएंगे। तो उम्मीद है ये क्लैरिटी आपको मिल रही होगी। अगली बात, Why is the core of transformer made of a magnetic material of high permeability? आपने पढ़ा होगा ट्रांसफार्मर, उसकी जो रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, ये फ्रेम एल्युमिनियम का, उसके अंदर एक हम लोग डाल देते हैं सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर। तो ये पूछ रहा है कि ये भैया सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर डालने की जरूरत ही क्यों है। देखिए ये जो सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर होता है ना, इसकी परमेबिलिटी बहुत ही कम होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे जाना पसंद करती हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी सॉफ्ट आयरन यूज किया जाएगा वहां पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ाते क्यों है, जिससे जो फ्लक्स बन रहा है उसका लीकेज घट जाए, फ्लक्स उसी में से जाए और एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इंक्रीज कर जाए। तो जिस तरह का मान लीजिए ऐसे आपने एक पकड़ रखा है, इस तरह की पत्तियां लगी हैं ट्रांसफार्मर में, तो यहां पर हम लोग डाल देते, ये तो मैंने आपको जो फिगर बनाया था समझाने के लिए, अदरवाइज यहां पर ये जो पत्तियां लगी होती हैं इस तरह के ट्रांसफार्मर में, ये प्राइमरी कॉइल होता है और ये सेकेंडरी कॉइल, इसके बीच में हम लोग सॉफ्ट आयरन डाल देते हैं कि जितना फ्लक्स यहां से जा रहा है पूरा इसी से एसोसिएट हो, क्योंकि ये क्या करेगा, सॉफ्ट आयरन फ्लक्स को पकड़ के रखेगा, बिखरने नहीं देगा। ये मामला ट्रांसफार्मर का, ये प्राइमरी कॉइल हो गया, ये सेकेंडरी कॉइल हो गया। उम्मीद है ये बात आप शानदार तरीके से पकड़ पाए होंगे। अगली बात देखते हैं, लिखा है कि भारत में जो सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे होती है, अमेरिका में जो सप्लाई होती है वो 110 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे होती है। तो आखिर ये फर्क है, तो इसमें घाटा फायदा क्या है भाई, दोनों कंट्री बड़ी हैं इंडिया में अलग सप्लाई और अमेरिका में अलग सप्लाई, क्यों फायदा घाटा बताइए। तो देखिए एडवांटेज क्या है कि हमारे जो हमें सप्लाई मिलती है 220 वोल्ट पर, इसमें पावर लॉस कम होता है हिंदुस्तान में, मतलब 220 वोल्ट पे अगर आप सप्लाई करेंगे तो पावर लॉस कम होगा। लेकिन नुकसान क्या है, देखिए नुकसान है कि 220 वोल्ट डेंजरस काफी होगी, क्योंकि इसकी जो पीक वैल्यू है वो 311, क्योंकि 220 आरएमएस वैल्यू है, √2 से मल्टीप्लाई करोगे 311 के आसपास आएगा, तो 311 डेंजरस ज्यादा होगी, जबकि जो पीक वैल्यू होती है 110 वोल्ट वाले की वो केवल 155 वोल्ट होती है, 155.5। तो 220 वोल्ट यूज करने पर पावर जो लॉस है वो कम तो होगा, लेकिन ये डेंजरस होगा थोड़ा आपके लिए, जबकि 110 वोल्ट यूज करोगे तो पावर लॉस थोड़ा ज्यादा होगा लेकिन डेंजरस कम होगा। ये फायदा घाटा है, शायद इस बारे में आपने सोचा ना हो। एक और इंटरेस्टिंग चीज, अब देखिए यहां कई बच्चे गलती कर सकते हैं, मैं 5 सेकंड का पॉज लूंगा, आप कमेंट करिएगा। एक बल्ब लगाया है, एक बैटरी लगा रखी है और सॉफ्ट आयरन या आयरन को हम बाहर निकाल रहे हैं, ये बल्ब की रोशनी घटेगी कि बढ़ेगी? एक, मैं सेकंड गिन रहा हूं, कमेंट करिएगा। 1 2 3 4 5। अब कमेंट आपका क्या आया मैं बाद में देखूंगा। भैया यहां पर इस बल्ब की रोशनी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये डीसी सप्लाई है। डीसी सप्लाई में जो एक्सेल होता है ना, रिएक्टेंस टू द करंट कह लीजिए, वो 0 होता है, तो यहां पर नो फर्क, बल्ब रिमेन्स
अनचेंज ब्राइटनेस, क्योंकि इसमें सॉफ्ट आयरन डालो और चाहे ना डालो, अगर डीसी सप्लाई लगा रखी है तो बल्ब की रोशनी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ बच्चों ने गलती होगी ऐसे मुझे लगता है। और एक और इंटरेस्टिंग सवाल, ये देखिए एसी करंट का दिखा हुआ है हाफ साइकिल के अंदर, इसके अंदर इन्होंने बताया ई की वैल्यू क्या होगी। बेसिकली हम लोग ई को डिफाइन ही करते हैं हाफ साइकिल के लिए, क्योंकि पूरी साइकिल में तो इसकी वैल्यू यहां से लेकर ना, अगर पूरा साइकिल लोगे तो ई एवरेज कितना आ जाएगा बेटा, 0। तो हम लोग का जो डिफिनेशन है वो हाफ साइकिल के लिए जब भी ई एवरेज बोलेंगे, और उसकी वैल्यू क्या होती है 2/π/E0। तो ई एवरेज जो निकालते हो जो कि हाफ साइकिल के लिए होती है 2/π/E0, और 2/π/E0 को अगर कैलकुलेट आप करते हो तो वैल्यू आ जाएगी 200 वोल्ट। ये देखिए 314 दे रखी ना पीक वैल्यू, यहाँ इसी को 314 यहां पर इस्तेमाल कर लिए, 200 वोल्ट इज द आंसर। तो उम्मीद है काफी इंटरेस्टिंग सवाल आपको मिले होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में कई इंटरेस्टिंग लिंक दिए हैं, उसका इस्तेमाल कीजिए और अपने एग्जामिनेशन पे भारी पड़िए, शानदार रिजल्ट लाइए। थैंक यू वेरी मच, गुड लक टू यू, बाय।